वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसका चौथा वीडियो देखेंगे। 3 वीडियो पहले आ चुका है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सही वीडियो देख लीजिएगा। और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर स्टेनो, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आगामी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? 4 स्थल दिए गए हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। कौन से स्थल जो उत्तर प्रदेश में है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, 3 और 4। आलमगीरपुर जो है यह मेरठ में है, मेरठ जिले में स्थित है। और हुलास जो है यह सहारनपुर जिले में स्थित है, सहारनपुर जिले में स्थित है। कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और लोथल आप सभी को पता है ये गुजरात में है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, आगरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है आगरा जिले से संबंधित। पहला स्टेटमेंट है, इस नगर का नाम सर्वप्रथम रामायण में आग्रवन के रूप में आया था। दूसरा स्टेटमेंट है, यह गोल्डन ट्रायंगल और उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क का हिस्सा है। तीसरा स्टेटमेंट है, यहाँ खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। पहला स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? क्योंकि इस नगर को सर्वप्रथम रामायण में नहीं, यह महाभारत में जो है इसका उल्लेख मिलता है। और इसे आग्रवन या आग्रवन या आग्रबाण के नाम से जो है जाना जाता था। और आगरा जो है गोल्डन ट्रायंगल, जिनमें 3 शहर शामिल हैं गोल्डन ट्रायंगल में, दिल्ली, आगरा और जयपुर, इसमें भी शामिल है। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क, इसमें भी 3 शहर शामिल हैं, लखनऊ, वाराणसी और आगरा, तो इसमें भी शामिल है। और खेरिया हवाई अड्डा, इसको जो है आगरा हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है आगरा में ही स्थित है। और आप सभी को पता है कि आगरा जिला जो है वो यमुना के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फतेहपुर जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? फतेहपुर जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है आपको बताना है। आगरा, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ। तो इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज। फतेहपुर जिला जो है वह प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। और प्रयागराज मंडल के अंतर्गत कुल 4 जिले आते हैं। एक तो प्रयागराज है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है और प्रतापगढ़ है। ये 4 जिले आते हैं प्रतापगढ़ मंडल के अंतर्गत। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में करना है। यानी सबसे जो छोटा होगा वो पहले होगा और सबसे जो बड़ा होगा वो लास्ट में होगा। 4 जिलों के नाम दिए गए हैं। इसमें बाराबंकी है, गौतम बुद्ध नगर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। तो इनको आरोही क्रम में करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है वह है आपका बाराबंकी का, ये आपका 3891 है वर्ग किलोमीटर, 3891 वर्ग किलोमीटर। और गौतम बुद्ध नगर का इसका जो है वह 1441 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। मिर्जापुर का 4521 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और सोनभद्र का आप सभी को पता है कि यह जो है 6788 वर्ग किलोमीटर है सोनभद्र का जिला।
तो आप सभी को पता है कि सोनभद्र जो सबसे बड़ा जिला है, तो इसमें 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। गौतम बुद्ध नगर जो है सबसे छोटा जिला है इसमें, इस प्रश्न के अनुसार। इसके बाद जो है बाराबंकी है, बाराबंकी। उसके बाद जो है आपका 4521 मिर्ज़ापुर का है, और इसके बाद सोनभद्र है। इसका सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान सन 2001 में शुरू हुआ था। सन 2000 से 1 में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पार्वती अर्गा अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? पार्वती अर्गा अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसे 1997 में स्थापित किया गया था, गोंडा जिला में। गोंडा जिले में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? 4 झीलें दी गई उत्तर प्रदेश की, और उनके सामने जिले दिए गए हैं। सौ झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीरनगर, और सरसई झील आगरा। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका है ऑप्शन डी। सरसई झील जो है ये आगरा में नहीं, इटावा में स्थित है। यह इटावा में, आगरा में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सौ झील जो है मनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, और बखीरा झील संत कबीरनगर में है, और सरसई झील इटावा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका अभी डिटेल वीडियो बनाया गया है, आप लोग अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त विश्वम्बर दयाल थे, और दूसरा स्टेटमेंट है वर्तमान में जस्टिस संजय मिश्रा लोकायुक्त है। तीसरा स्टेटमेंट है इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। तो इसका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त बने थे वह विश्वम्बर दयाल थे। वर्तमान में संजय मिश्रा जो है यह लोकायुक्त है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के, और इनका कार्यकाल प्रारंभ में 8 साल होता था। प्रारंभ में जब लोकायुक्त का गठन किया गया था उस समय जो है इसका कार्यकाल 8 साल था, और इसे फिर इसमें संशोधन करके वर्तमान में जो कार्यकाल है लोकायुक्त का वह 5 वर्ष है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो है, जो भी पहले हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जो है सुमिलित करना है। 4 बांध दिए गए हैं और उनके सामने जिले दिए गए हैं, उनको आपस में सुमेलित करना है। तो मौदहा बांध जो है ये आपके हमीरपुर में स्थित है। पहुज बांध ये झांसी में है। सजनाम बांध यह ललितपुर में है, और कन्हर बांध जो है ये सोनभद्र में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो कुल सीटों का 1/3 जो है आरक्षित है महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन आप लोग स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस नीति की कालावधि अधिसूचना के दिनांक से 10 वर्षों के लिए होगी। इस नीति के अंतर्गत स्थापित जैव उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभिक तिथि से 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है इस नीति के अंतर्गत जैव ऊर्जा इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी। और चौथा स्टेटमेंट है जैव ऊर्जा उद्यमों को उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले डेवलपमेंट चार्जेस से 100% की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा आपको बताना है? इसके 2, 3 और 4 ये जो स्टेटमेंट है वह सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है। इस नीति की कालावधि
अधिसूचना के दिनांक से 10 वर्षों के लिए नहीं है, 5 वर्षों के लिए होगी, 5 वर्षों के लिए होगी। बाकी इसके सभी स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 यानी बी ऑप्शन इसका सही है। भारत का प्रथम फ्रेट विलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला फ्रेट विलेज जो है ये वाराणसी में विकसित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी सही है। सही सुमेलित करना है। 4 पार्क दिए गए हैं और उनको आपस में जो है सुमेलित करना है। एग्रो पार्क ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। तो एग्रो पार्क जो है ये आपके वाराणसी में, मेगा फूड पार्क जो है ये आपका बरेली, मेगा लेदर पार्क जो है ये कानपुर हो जाएगा, और प्लास्टिक सिटी के रूप में जाना जाता है डिबियापुर को। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह होगा आपका 3, 4, 2, 1, 3, 4 सॉरी 4, 3, 2, 1, इसका सी ऑप्शन सही है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर्च ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्डेड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है और इसमें पूरे 400 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, अनलिमिटेड वीडियो व्यूइंग का एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट रिवाइज अपडेटेड एज पर एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। वैसे इसकी फीस जो है 3125 रुपये है। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो फीस हो जाएगी वह 2500 हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष जो पुरुषों को दिया जाता है, पुरुष खिलाड़ियों को। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है इसके संबंध में और आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, इस पुरस्कार के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3,11,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत 33 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार, महिला खिलाड़ियों को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल और बागपत के निशानेबाज अखिल स्योराण को लक्ष्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। और चौथा स्टेटमेंट है, मेरठ की शॉर्ट पुटर किरण बालियान, गाजियाबाद की पैरा एथलीट सिमरन और पैरा पावर लिफ्टर मेरठ की जैनब को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 1, 3 और 4। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि जो है इस योजना के तहत 33 खेलों में नहीं, यह 31 खेलों में दिया जाता है। 31 खेलों में, इस योजना के तहत 31 खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। बाकी इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024-25 से 6 लोगों को दिया गया है। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और चौथा जो है स्टेटमेंट, हिंदी के लिए गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। इसमें सभी स्टेटमेंट जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 संस्थान दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी यह 1963, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 1962, भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना 1975 और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1984।
तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना जो है वह 1988-89 में की गई थी। 1988-89 में लखनऊ में। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में की गई थी। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है वह है वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वह बबीता चौहान है। इसका ऑप्शन ए सही है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि यह ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है? यह सहारनपुर से लगती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर सोनभद्र, लखनऊ बाराबंकी, आगरा एटा, मथुरा फर्रुखाबाद। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो लाल मिट्टी पाई जाती है वह मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।